Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss ATP, the cell's energy currency molecule. So let's start our topic. Students, अपने लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को एक्सप्लेन किया या हमने इनको कहा कि इनको कलेक्टिवली रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शंस रिएक्शन जो हैं ये सेल्स में एनर्जी एक्सट्रैक्टिंग रिएक्शंस हैं, यानी इन रिएक्शंस की वजह से फूड मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हमने बात की थी कि जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ADP की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, जिसको बाद में कन्वर्ट कर लिया जाता है ATP में। ATP को हमने कहा इट स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमने कहा कि ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, मींस सेल्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो इसी ATP को यूटिलाइज करते हुए परफॉर्म की जाएंगी। हमने ATP का रोल देखा रिप्रोडक्शन में, ग्रोथ में, मूवमेंट में, सेल की मेंटेनेंस में। अब हम चलते हैं ATP को फर्दर एक्सप्लेन करने, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है। ATP, द सेल्स एनर्जी करेंसी। अब इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? सेल्स में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है ATP की फॉर्म में। ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP जो है ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। लेटर ऑन कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस बताऊंगा। अब ये जो ATP है फर्स्ट टाइम डिस्कवर की गई कार्ल लोमेन ने, यानी 1929 में कार्ल लोमेन ने इसको डिस्कवर किया। लेटर ऑन इन 1941 इसके बारे में फ्रिट्ज एल्बर्ट लिपमैन ने बताया कि ये जो ATP है ये सेल्स की सारी एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी सेल्स में जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो इस ATP की फॉर्म में होती हैं। अब ATP को हमने कहा एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, इट इज़ अ न्यूक्लियोटाइड। अब ATP जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए यूटिलाइज होती है या यूज़ होती है, लाइक DNA, RNA and proteins. Now what is DNA? DNA stands for deoxyribonucleic acid. It is a genetic material present in nucleus on chromosomes. सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में स्टूडेंट्स आप पढ़ चुके हैं। आपने देखा था कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रेजेंट होता है, तो ये DNA वहीं प्रेजेंट होता है। दूसरा हमने कहा RNA। RNA स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। RNA जो है ये बनता कैसे है? DNA एक मैसेज कॉपी करता है मैसेंजर RNA की फॉर्म में और वो मैसेज भेजता है सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट राइबोसोम्स के पास। राइबोसोम्स को हमने कहा था कि वो प्रोटीन फैक्ट्रीज़ हैं और राइबोसोम्स फिर उस मैसेंजर RNA पे जो मैसेज है या इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करते हुए प्रोटीन्स बनाते हैं। अब जो प्रोटीन्स बन रही है इस प्रोसेस के लिए भी एनर्जी रिक्वायर है और ये एनर्जी प्रोवाइड की जाती है ATP की फॉर्म में। इसके अलावा मूवमेंट के लिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए,
एंडोसाइटोसिस के लिए, एक्सोसाइटोसिस के लिए, इन सभी प्रोसेसेस के लिए एटीपी रिक्वायर होती है। इन प्रोसेसेस को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था और समहाउ इसको ब्रीफली हम दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं कि एंडोसाइटोसिस क्या है। अगर कोई सेल मटेरियल्स को इनटेक करता है जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह के मटेरियल्स हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस, मींस द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इनसाइड द सेल। और दूसरा प्रोसेस है हमारे पास एक्सोसाइटोसिस का। अगर सेल जो है उससे मटेरियल बाहर मूव करता है तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, मींस द मूवमेंट ऑफ मटेरियल, मींस सॉलिड हैं या लिक्विड हैं, द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द सेल और आउटसाइड द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। इसके अलावा हमने बात की एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। मॉलिक्यूल्स को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करना, यानी एक जगह पर उनकी पहले ही अमाउंट ज़्यादा है तो लो कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स को फर्दर हाई कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट करवाना, इस फिनोमिना को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन तीनों प्रोसेसेस के लिए एनर्जी रिक्वायर है और वो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब हम देखते हैं एटीपी का स्ट्रक्चर, कि जो एटीपी का स्ट्रक्चर है उसमें फर्दर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। एटीपी के स्ट्रक्चर में 3 कंपोनेंट्स हैं। एक जो है वो डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस है। अब ये नाइट्रोजनस बेस क्या है? डू यू हैव एन आइडिया अबाउट दिस? नाइट्रोजनस जो बेसिस हैं ये प्रेजेंट होती हैं डीएनए के स्ट्रक्चर में भी। हमने डीएनए की अभी बात की, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए के स्ट्रक्चर में 4 तरह की नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं जिनका नाम है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमीन। और दूसरी तरफ हमारे पास है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके स्ट्रक्चर में भी 4 बेसिस प्रेजेंट होती हैं जिनको हम नाइट्रोजनस बेसिस कहते हैं। कौन कौन सी हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। सिर्फ एक बेस का डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में। डीएनए में जो है थाइमीन होती है और आरएनए में थाइमीन की जगह यूरासिल होती है। अब ये तो आपका स्टूडेंट्स क्लियर हो गया कंसेप्ट नाइट्रोजनस बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये जो एटीपी का मॉलिक्यूल है इसमें एक डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होती है, दैट इज एडेनिन। दूसरा जिसका कंपोनेंट है वो है एक शुगर जिसको हम पेंटोज शुगर भी कहते हैं। हम पेंटोज शुगर क्यों कहते हैं? पेंटो का मतलब होता है यानी पेंटा 5। ये जो शुगर है इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें 5 कॉर्नर्स हैं। इस शुगर के जो रिंग स्ट्रक्चर में 5 कॉर्नर्स प्रेजेंट हैं और उन 5 कॉर्नर्स पर कार्बन प्रेजेंट होती है। हम कहते हैं 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर है। अब हमने स्टार्ट में मैंने कहा था कि मैं आपको न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस बताऊंगा। अगर तो एक मॉलिक्यूल जो है उसमें एक बेस है, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है और दूसरा पेंटोज शुगर प्रेजेंट है, तो इस स्ट्रक्चर को यानी इन दोनों को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। अब अगर इस न्यूक्लियोसाइड में फर्दर फॉस्फेट ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाता है एक न्यूक्लियोटाइड। इन शॉर्ट मैं अगेन आपको बता दूं कि अगर एक नाइट्रोजनस बेस और एक शुगर हो तो हम उसको कहेंगे न्यूक्लियोसाइड।
लेकिन अगर थर्ड कंपोनेंट भी हो लाइक फॉस्फेट तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। अब एटीपी का जो स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियोटाइड है, सो इट मीन्स कि अब इसमें फॉस्फेट भी प्रेजेंट होगी। इसमें यूजली 3 फॉस्फेट प्रेजेंट होती हैं, दैट्स वाई हम कहते हैं ट्राईफॉस्फेट। इसका अगर आप नेम पे फोकस करें, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। अब ये जो शुगर है और एडेनिन है बेस, इनको कलेक्टिवली हम एडिनोसिन भी कह लेते हैं। चूँकि इसके साथ 3 फॉस्फेट्स अटैच होते हैं तो हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। लेकिन अगर इस एटीपी के स्ट्रक्चर में 2 फॉस्फेट प्रेजेंट हो तो उसको हम कहेंगे एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। डाई मीन्स 2, यानी स्ट्रक्चर में 2 फॉस्फेट प्रेजेंट है। और अगर सिर्फ एक ही फॉस्फेट प्रेजेंट हो तो उसको हम कहेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये एटीपी की ही एक्चुअल में 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अब हम देखते हैं कि जो एटीपी का मॉलिक्यूल है इससे एनर्जी कैसे मिलती है। एटीपी के मॉलिक्यूल में जो फॉस्फेट के दरमियान बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स, और इनको हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको कहते हैं टिल्डा। ये एक वेव लाइक सिंबल होता है। अब फॉस्फेट के दरमियान यहाँ पर आप जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं उनको देख सकते हैं कि उनके दरमियान जो सिंबल है वो कौन सा है। जब ये कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर एक कोवलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा तो 7.3 किलो कैलोरीज जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और 7300 कैलोरीज। अब हम इक्वेशन में देखते हैं कि कैसे एटीपी का जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक करता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एटीपी का मॉलिक्यूल है, नेक्स्ट ये ब्रेक करता है और कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में, यानी एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। मतलब इसमें से एक जो फॉस्फेट है वो अब रिलीज़ हो गया है, ब्रेक कर गया है। साथ ही साथ जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसकी अमाउंट है 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। अब ये एटीपी का जो मॉलिक्यूल ब्रेक करके एडीपी में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पर एडीपी को फर्दर ब्रेक किया जाता है और इसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है। अब जो एडीपी का मॉलिक्यूल है उसमें जो फॉस्फेट के बिटवीन कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो अगेन ब्रेक करेंगे, यानी एक और फॉस्फेट रिलीज़ होगा यहाँ से, और अगेन जो आपके पास बच जाएगा वो बच जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी ऐसी आपके पास एटीपी की फॉर्म आ जाएगी जिसमें सिर्फ एक ही फॉस्फेट प्रेजेंट हो। अब अगेन जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो है 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एटीपी को ब्रेक करके उसमें से एनर्जी तो एक्सट्रैक्ट कर ली गई, लेकिन अब इसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। आपके पास अब जो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है या एडिनोसिन डाईफॉस्फेट है, इन शॉर्ट हम कहें तो AMPR ADP, इनमें अगेन फॉस्फेट ग्रुप्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं और इनको दोबारा से फॉस्फेट ऐड करके ATP की फॉर्म में लाया जाता है। जब ये बॉन्ड्स ब्रेक कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है, लेकिन बॉन्ड्स जब दोबारा से कंस्ट्रक्ट करने हैं, बनाने हैं, तो उसके लिए सेल को एनर्जी यूज़ करना पड़ेगी, प्रोवाइड करना पड़ेगी। तो हम कहते हैं कि ATP के मॉलिक्यूल में से अगर एक फॉस्फेट रिलीज़ होता है या फॉस्फेट के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक करता है तो 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर यही बॉन्ड दोबारा से बनाना हो तो इतनी ही अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, मीन्स 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी। अब ATP के बारे में एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। हम बात करते हैं कि जो सेल है, सेल लेवल पे
सेल लेवल पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, इन सारी की सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एटीपी चाहिए। तो एवोल्यूशनरिस्ट जो हैं, जो एवोल्यूशन के फिनोमिना को एक्सप्लेन करते हैं, जिनके अकॉर्डिंग ह्यूमंस जो हैं वो डेवलप हुए हैं स्मॉल सेल लाइक स्ट्रक्चर से, ठीक है, या स्मॉल सेल कंटेनिंग टाइनी ऑर्गेनिज्म से। शुरू में एक सेल लाइक जो ऑर्गेनिज्म था, फिर वो इवॉल्व करता गया और आहिस्ता आहिस्ता जो प्रेजेंट फॉर्म है ऑर्गेनिजम्स की वो अर्थ पे प्रेजेंट है। तो उनके मुताबिक ये है क्योंकि सेल को सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए एटीपी चाहिए, तो हो सकता है कि जो सबसे पहली सेल लाइफ थी उसमें भी एटीपी प्रेजेंट हो। मींस कि एटीपी का जो मॉलिक्यूल है इतना ज़्यादा एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ओल्ड है कि ये पहले जो सबसे पहली लाइफ ओरिजिनेट हुई थी अर्थ पे, ये उसमें भी प्रेजेंट है। तो यहाँ तक तो था हमारा स्ट्रक्चर पूरे का पूरा एटीपी का, जिसमें हमने एटीपी के स्ट्रक्चर को, इसके फंक्शन को, इसमें एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, इन सब को एक्सप्लेन किया वन बाय वन। जी स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया एटीपी की इम्पोर्टेंस से। हमने कहा एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स, मींस सेल्स में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एटीपी की फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है। फिर हमने बात की कि एटीपी को डिस्कवर किसने किया। हमने कहा 1929 में सबसे पहले लॉमेन ने एटीपी को डिस्कवर किया। फिर हमने बात की कि एक नोबेल प्राइज़ विनर साइंटिस्ट जो था उसने बताया कि एटीपी जो है ये सेल में जितनी भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस है उसमें इन्वॉल्व होती है। उसका नाम था फ्रिट्ज एल्बर्ट लिपमैन, और उसने हमें इस एटीपी की इम्पोर्टेंस के बारे में 1941 में बताया। फिर हमने देखा कि एटीपी का जो स्ट्रक्चर है इसमें कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स हैं। हमने बात की कि इसमें एक डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होती है जिसको हमने नाम दिया एडेनिन का। फिर हमने कहा इसमें एक 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर होता है, ये शुगर होती है जिसको हमने कहा राइबोज शुगर। फिर हमने कहा इसके साथ 3 फॉस्फेट्स जो हैं वो अटैच होते हैं। हमने कहा अगर 3 फॉस्फेट अटैच हों तो इसको कहते हैं एटीपी, मींस एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। लेकिन अगर 2 फॉस्फेट अटैच हों तो उसको हम कहते हैं एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, और अगर 1 फॉस्फेट अटैच हो तो उसको हम कहते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। फिर हमने कहा एटीपी जो है वो डीएनए की मेकिंग में या आरएनए सिंथेसिस में और प्रोटीन सिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एटीपी के बारे में हमने कहा कि एटीपी में प्रेजेंट जो फॉस्फेट्स हैं उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसको हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस सिंबल को हम कहते हैं टिल्डा। अब एटीपी में जो फॉस्फेट बॉन्ड्स हैं जब ये ब्रेक करते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है। अगर एक फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक करता है तो उसमें जो एनर्जी की अमाउंट रिलीज़ होती है वो 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल और 7300 कैलोरीज। अगर एक और फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक करता है तो सिमिलर अमाउंट में एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है। फाइनली हमने कहा कि एटीपी जो है वो ब्रेक हो रही है, मींस एटीपी से एडीपी और एएमपी में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन अगर दोबारा एटीपी बनानी हो तो क्या करना पड़ेगा सेल को, तो सेल जो है फिर एनर्जी कंज्यूम करता है और एडीपी से यानी एडिनोसिन डाईफॉस्फेट से दोबारा एटीपी बनती है, फॉस्फेट ऐड होता है। ये तो था सारे की सारी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर एटीपी की। आई होप नाउ you have a clear idea about ATP, the cells energy currency molecule. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।